और आज की वीडियो नंबर है 14 और आज की वीडियो में हम फोकस करने वाले हैं परचेज ऑर्डर्स पे। पिछली वीडियो में हमने सप्लायर्स के ऊपर काम किया था और आज की वीडियो में हम परचेज ऑर्डर्स के ऊपर काम करेंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और बेल का आइकन भी हिट कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले तब जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वो लिंक इस पूरी सीरीज़ का अब तक जितनी वीडियोस अपलोड हुई हैं तो आपने अगर नहीं देखी तो आप वो क्लिक कर सकते हैं। और लास्टली मैं ये कहूँगा स्टार्ट करने से पहले कि थैंक यू वेरी मच। काफ़ी लोगों ने मैसेजेस करके कमेंट्स में मुझे पूछा कि वीडियो क्यों नहीं अपलोड हो रही, तो थैंक यू सो मच फॉर द कंसर्न। मैं थोड़ा अनवेल था बट अभी फाइन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह एंड होपफुली अभी आपको फ्रीक्वेंटली वीडियोस मैं अपलोड करके दूंगा। एनीवे सो चलिए आज के टॉपिक में हम बात करते हैं परचेज ऑर्डर्स। बड़ा क्रिटिकल टॉपिक है ये, बड़ा क्रिटिकल एस्पेक्ट है किसी भी इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, क्योंकि परचेज ऑर्डर्स से ही सारी कहानी स्टार्ट होती है। सो अगर आपने ये वीडियो सीरीज़ नहीं देखी तो आपको शायद मैं थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि स्ट्रक्चर क्या है हमारी इस एप्लीकेशन का। इस एप्लीकेशन का बैकग्राउंड ये है कि एक ही कंपनी है और उस कंपनी के 3 वेयर हाउसेज हैं। एक वेयर हाउस है सेंट्रल वेयर हाउस और जो 2 वेयर हाउसेज हैं वो हैं जनरल वेयर हाउसेज। यानी कि आप ऐसे सोच लें कि एक वेयर हाउस अगर सेंट्रल वेयर हाउस है वो एक हेड ऑफिस है, हेड क्वार्टर है, और उसी कंपनी ने 2 छोटे वेयर हाउस डिफरेंट सिटी में बनाए हुए हैं अपने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के, वो चीज़ें जो है अपना स्टॉक सेल कर सकें। सो क्योंकि एक ही एंटिटी है और एक ही अम्ब्रेला के अंडर ये काम कर रही है कंपनी, तो इसकी एप्लीकेशन डिज़ाइन ऐसी होगी कि परचेज ऑर्डर्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल वेयर हाउस क्रिएट कर सकेगा, क्योंकि सेंट्रल वेयर हाउस हेडक्वार्टर है। सेंट्रल वेयर हाउस रिस्पॉन्सिबल है सप्लायर से डायरेक्ट परचेज करने का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। हाँ, जो बाकी 2 दूसरे वेयर हाउसेज हैं वो स्टॉक ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे। यानी कि जनरल वेयर हाउस से फर्स्ट करें वेयर हाउस ए और वेयर हाउस बी, अगर उनको कोई स्टॉक चाहिए तो वो चेक करेंगे। अगर फर्स्ट करें स्टॉक वेयर हाउस ए को स्टॉक चाहिए फर्स्ट करें, और वेयर हाउस ए है जनरल वेयर हाउस। वेयर हाउस ए पहले चेक करेगा वेयर हाउस बी में स्टॉक अवेलेबल है कि नहीं जो चाहिए उनको। ठीक है, वो भी फंक्शनैलिटी इसके अंदर हम बिल्ड करेंगे, अभी नहीं लेकिन आने वाले टाइम पे ज़रूर करेंगे। फिर जो वेयर हाउस ए है वो सेंट्रल वेयर हाउस में भी चेक कर पाएगा कि उस सेंट्रल वेयर हाउस में वो स्टॉक है कि नहीं जो आइटम हमें चाहिए। सो अगर किसी भी वेयर हाउस में स्टॉक अवेलेबल है और वेयर हाउस ए को वो स्टॉक चाहिए, 1 क्वांटिटी 2 क्वांटिटी जितनी भी क्वांटिटी, वो स्टॉक ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट क्रिएट करेगा वो वेयर हाउस। ठीक है, परचेज ऑर्डर जो है वो सेंट्रल वेयर हाउस के पास ऑथराइजेशन होगी परचेज ऑर्डर क्रिएट करने की। उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आ गई होगी। हाँ, अगर तो ये सेपरेट एंटिटीज़ होती, मतलब तीनों वेयर हाउस सेपरेट एंटिटीज़ होती, सेपरेट ओनर्स के पास होती, तो फिर तो डेफिनेटली क्या होना था कि परचेज ऑर्डर ही क्रिएट होना था, स्टॉक ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट नहीं क्रिएट होनी थी, क्योंकि इंटरनल स्टॉक ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। उस केस में एक्सटर्नल स्टॉक ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब कि जो परचेज हो रही है और फिर सेल हो रही है। सो होपफुली आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो चले अब हम चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि मैंने फॉर्म्स ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं, ताकि मैं नहीं चाहता कि मैं आपके सामने आपको फॉर्म्स वही सेम प्रोसेस रिपीट करके बताऊँ और आप उसको सेम बैठ के देखो। ये एक फॉर्म है, ये मैंने क्रिएट किया है, ये सिंपल फॉर्म है एक, ठीक है, सिंगल फॉर्म। उसके अंदर ये लिस्ट बॉक्स है
और उसके ऊपर मैंने बटन्स बनाए हैं, ठीक है। क्रिएट न्यू पीओ, अप्रूव्ड पीओस, रिजेक्टेड पीओस, ऑर्डर प्लेस्ड, इन ट्रांजिट, रिसीव्ड, बैक ऑर्डर। सो ये सारे डिफरेंट स्टेटसेस हैं और ये स्टेटसेस इम्पॉर्टेंट हैं परचेज ऑर्डर के लिए, क्योंकि परचेज ऑर्डर से ही हमारा जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट, एक्चुअल इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वो जनरेट होगी। सो वो हम नेक्स्ट कपल ऑफ वीडियोस में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। पहले हम परचेज ऑर्डर के ऊपर काम करते हैं। और याद रखें, हमारी इस एग्जांपल में एक ही कंपनी है, उसके 3 वेयर हाउस हैं और सेंट्रल वेयर हाउस सिर्फ ऑथराइज्ड है परचेज ऑर्डर क्रिएट करने के लिए, ठीक है। चाहे वो लोकल परचेज है, चाहे वो स्टैंडर्ड परचेज है सप्लायर से। सो ओनली वन वेयर हाउस इज रिस्पॉन्सिबल एंड दैट इज सेंट्रल वेयर हाउस। ओके, सो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये फंक्शनैलिटी डेवलप करनी है। ये एक्चुअल फॉर्म है जहाँ से हम परचेज ऑर्डर क्रिएट करेंगे। सो इसके ऊपर थोड़ा सा काम होने वाला है। जैसे कि आप, ये भी सिंगल फॉर्म है, कुछ बटन्स ऊपर, सेम बटन आप देख सकते हैं। यहाँ पे पीओ को अप्रूव करना है, रिजेक्ट करना है, ऑर्डर प्लेस करना है, इन ट्रांजिट मार्क करना है, रिसीव्ड करना है, बैक ऑर्डर करना है। तो यहाँ पे स्टेटस को हम चेंज कर सकते हैं हर परचेज ऑर्डर का। अच्छा, इसमें कुछ जो मॉडिफिकेशन करनी है वो ये है कि ये जो फील्ड्स हैं, कैटलॉग आईडी, प्रोडक्ट आईडी, वेरिएंट आईडी और सप्लायर आईडी, ये हमने ये जो 4 फील्ड्स हैं, अभी टेक्स्ट बॉक्स है, लेकिन इन टेक्स्ट बॉक्सेस को हमने कन्वर्ट करना है कॉम्बो बॉक्सेस में। तो सबसे पहला वो काम करते हैं। राइट क्लिक करता हूँ मैं और हम जाएंगे डिज़ाइन व्यू पे। यहाँ पे जाके इसको राइट क्लिक करके चेंज टू कॉम्बो बॉक्सेस। अब करना ये है कि हमने कैटलॉग टेबल से ये कैटलॉग की इंफॉर्मेशन पुल करनी है, ठीक है। सो हमने ये ऑलरेडी कॉम्बो बॉक्स सेलेक्ट किया हुआ है। अब मैं डेटा टैब में जाऊंगा, रो सोर्स और डॉट 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 और कैटलॉग टेबल हम सर्च करेंगे। ओके, सो कैटलॉग आईडी और कैटलॉग का नाम भी हम ले लेंगे, कैटलॉग नेम, ठीक है। सो ये कैटलॉग 1 हमारे पास क्रिएटेड है और इसको हम ले लेंगे। 2 कॉलम है इसके अंदर और इसका अगर हम फॉर्म डिज़ाइन प्रॉपर्टीज़ में जाएं तो कॉलम काउंट 2, पहला कॉलम आईडी है, सो हमें आईडी नहीं देखना तो हम उसको हाइड कर देंगे और दूसरा कॉलम हमें देखना, ठीक है। चले हम सेम इसी तरह करते हैं पर प्रोडक्ट आईडी, सॉरी। सो इसको राइट क्लिक करके चेंज टू और कॉम्बो बॉक्स। अब हम जाते हैं डेटा टैब में और यहाँ पे रो सोर्स डॉट 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 और ये है प्रोडक्ट। सो हम प्रोडक्ट्स टेबल पुल करेंगे। प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट है, इसके हम प्रोडक्ट आईडी ले लेंगे, प्रोडक्ट का नाम ले लेंगे और कैटलॉग आईडी ले लेंगे। अच्छा, कैटलॉग आईडी क्यों लेंगे आपको मैं बताता हूँ। आपको अगर याद हो, जब हम कैटलॉग प्रोडक्ट्स फॉर्म क्रिएट कर रहे थे, मैंने तब एक्सप्लेन किया था उन वीडियोस में कि इसकी एक हायरार्की है। सबसे पहले आती है कैटलॉग, उस कैटलॉग के अंदर प्रोडक्ट्स आती हैं और हर प्रोडक्ट के रिलेटेड उसकी जो वेरिएंट्स आते हैं डिफरेंट। सो ये एक हायरार्की है जिसको फॉलो करना है। सो उसी तरीके से हमें इस कॉम्बो बॉक्स में वही प्रोडक्ट शो होनी चाहिए जो कैटलॉग हमने सेलेक्ट की है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। सो इसलिए हमें वो फिल्टर लगाना पड़ेगा। अभी थोड़ी सी मज़ीद सेटिंग करनी है, वो ये है कि इधर आके हमें कैटलॉग आईडी के नीचे हमें क्राइटेरिया बताना पड़ेगा। वो ये है कि फॉर्म्स, कौन सा फॉर्म, पीओ फॉर्म, और किस पे फिल्टर लगाना है हमने लगाना है कैटलॉग आईडी पे। ये करने से क्या होगा, ये क्राइटेरिया देने का मतलब ये है कि भाई साहब जो भी कैटलॉग इस कॉम्बो बॉक्स में सेलेक्ट हुई है उसी की प्रोडक्ट्स इस कॉम्बो बॉक्स में शो होनी चाहिए। सो इसका ये मतलब है।
अभी ये प्रोसेस पूरा नहीं हुआ, अब बस देखते जाए, ठीक है। अभी हमने इसकी प्रॉपर्टी शीट पे जाते हैं। ये कम्बो बॉक्स की 3 कॉलम थे, अगर आपको याद हो। पहला कॉलम 0 हमें नहीं चाहिए देखना, दूसरा कॉलम हमें देखना है, तीसरा कॉलम भी हमें नहीं देखना, ठीक है। अब इसी तरह हम वेरिएंट को सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको याद हो कि प्रोडक्ट आईडी, कैटलॉग आईडी, वेरिएंट आईडी, ये एक हायरार्की है। पहले कैटलॉग है, फिर प्रोडक्ट है और फिर वेरिएंट है, ओके। सो हम वेरिएंट आईडी पे जाते हैं। यहाँ पे डेटा टैब में गए, इसको सबसे पहले तो कॉम्बो बॉक्स में कन्वर्ट करते हैं। अब रो सोर्स में गए, डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे हमने लेना है वेरिएंट टेबल, वेरिएंट आईडी लेंगे, लोकेशन आईडी, आइटम नेम, और फिर हम लेंगे प्रोडक्ट आईडी। अब जिस तरह हमने प्रोडक्ट आईडी कम्बो बॉक्स में हमने रेफरेंस दिया था कैटलॉग आईडी का, इसी तरह यहाँ पे हम प्रोडक्ट आईडी का रेफरेंस देंगे। फॉर्म्स पीओ प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। सो अब इसकी भी प्रॉपर्टी शीट में जाते हैं। फॉर्मेट में गए, 3 कॉलम, कॉलम विड्थ 0 1 0। सप्लायर आईडी में जाते हैं, यहाँ पे चेंज टू कॉम्बो बॉक्स, और यहाँ पे हम सिंपली सप्लायर टेबल से हम सप्लायर्स चूज कर लेंगे, ठीक है। ये सिंपल, ये सप्लायर आईडी, सप्लायर नेम, दैट्स इट। हाँ, एक और काम करेंगे, स्टेटस पकड़ लेंगे। ये क्या है, स्टेटस में हमें सिर्फ एक्टिव सप्लायर चाहिए, इनएक्टिव सप्लायर नहीं चाहिए लिस्ट के अंदर, ठीक है। ऑलराइट, प्रॉपर्टी शीट फॉर्मेट 3 कॉलम 0 1 0। अब अगर मैं जाऊं फॉर्म व्यू में और हम ड्रॉप डाउन में देखें तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोडक्ट आईडी कुछ भी नहीं शो हो रहा। उसकी वजह यह है कि मैंने अभी यहाँ पे कुछ सेलेक्ट नहीं किया, इसलिए प्रोडक्ट कोई भी नहीं शो हो रही। वेरिएंट भी कुछ नहीं शो हो रहा, उसकी वजह यह है कि मैंने प्रोडक्ट कोई भी सेलेक्ट नहीं की। और सप्लायर शो होंगे जो भी सप्लायर क्रिएटेड है। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे क्या फंक्शन किया। अभी थोड़ा सा एक और काम रहने वाला, वो ये है कि जो ही अगर फर्क करो, अभी तो एक कैटलॉग शो हो रही है ना, अगर हम डेटा क्रिएट करेंगे तो बहुत सारी कैटलॉग्स आएंगे। सो जो ही कैटलॉग चेंज होगी, ये कम्बो बॉक्स भी अपडेट हो जाना चाहिए ऑटोमेटिकली। और जो ही प्रोडक्ट अपडेट होगी इस कम्बो बॉक्स में, उसी टाइम वेरिएंट की जो इन्फॉर्मेशन है इस कम्बो बॉक्स में अपडेट हो जानी चाहिए उस प्रोडक्ट के हिसाब से। तो उसके लिए हम VBA कोड का इस्तेमाल करेंगे। इसको पहले सेलेक्ट करते हैं, इवेंट टैब में जाएंगे और यहाँ पे हम चूज करेंगे आफ्टर अपडेट इवेंट, ठीक है। और यहाँ पे जाएंगे, आपको पता है सबसे पहले मैं एरर हैंडलिंग पकड़ता हूँ और हम me.productid.requery, ऑलराइट, ये एक सिंपल सा कोड लगाएंगे। इधर जाता हूँ, आफ्टर अपडेट इवेंट, और सेम एरर हैंडलिंग, और यहाँ पे me.variantid.requery। तो अब परफेक्ट हो गया ये काम। अब जो ही कोई कैटलॉग चूज होगी उसके हिसाब से प्रोडक्ट भी चूज हो जाएगी और वेरिएंट भी चूज हो जाएगा। ओके, काफ़ी काम करने वाला है। मैं इस वीडियो में सारा काम नहीं करूँगा परचेज ऑर्डर पे। परचेज ऑर्डर की आई गेस दूसरी वीडियो भी ज़रूर बनेगी, क्योंकि सब कुछ एक ही वीडियो में डेमोस्ट्रेशन करना मुश्किल है। खैर मुश्किल तो नहीं है, आप लोग फिर देखते नहीं हो, मसला ये है।
आजकल का ज़माना ये है ना कि अटेंशन स्पैन सिर्फ 5 मिनट का है, 10 मिनट का है, दैट्स इट। सो इसलिए कोशिश करूँगा आधा इस वीडियो में कवर कर लूँ पीओ का और आधा नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। ऑलराइट, चले अब हम इन बटन्स के पीछे कोड लगाएंगे। डिफरेंट लॉजिक्स लगानी पड़ेंगी। सेव बटन इस्तेमाल होगा नया पीओ क्रिएट करने के लिए, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ लॉजिक्स लगाएंगे। लॉजिक्स ये होंगी कि अगर तो ऑलरेडी स्टेटस फील्ड अपडेटेड है तो फिर और उसमें स्टेटस हम चेक करेंगे क्या स्टेटस है। इज इट अप्रूव्ड, इज इट रिजेक्टेड, इज इट ऑर्डर प्लेस्ड। अगर तो ऑर्डर प्लेस हो चुका है तो फिर तो कुछ भी नहीं होना चाहिए ना, फिर तो कोई अपडेट्स नहीं होनी चाहिए फॉर्म्स में। इन ट्रांजिट है तो फिर भी कोई अपडेट्स नहीं हो सकती। बेसिकली ये फॉर्म की फील्ड्स ब्लॉक हो जानी चाहिए। जब ऑर्डर प्लेस हो जाएगा ये सारी फील्ड्स ब्लॉक हो जानी चाहिए। कोई भी चीज़ एडिटेबल, कोई भी फील्ड एडिटेबल नहीं होनी चाहिए। ये हमने लॉजिक लगानी है, ठीक है। सो हम अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ इस स्टेज तक कर सकते हैं, रिजेक्ट स्टेज तक। या तो अप्रूव है या रिजेक्ट है, हम फिर भी अपडेट्स कर सकते हैं। जो ही ऑर्डर प्लेस हो गया कोई भी अपडेट नहीं हो सकती। ओके, ऑलराइट। सो राइट क्लिक करते हैं, डिज़ाइन व्यू में जाएंगे, स्टेटस में जाएंगे, डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे हम कोड अपना लगाएंगे। तो सबसे पहले तो हम कहेंगे इफ me dot status dot value is not equal to किसके, approved, rejected और me dot status dot value is not equal to rejected, oops, then to cmd.beep message box, this action cannot be performed to change the values in this purchase order, ठीक है। Alright, we be critical for sure और information टाइटल में आएगा। else if me dot status dot value is equal to approved or me dot status dot value equal to rejected, then to cmd.beep message box the updates to the purchase order has been made, okay। VB information समझ आया मैंने क्या किया? नहीं समझ आया? अच्छा चलो मैं बता देता हूँ। इस कोड से हमने पहले चेक किया है कि अगर चेक करो कि भाई साहब अगर स्टेटस अप्रूव्ड या रिजेक्टेड है कि नहीं। अगर नहीं है, ये जो सिंबल है इसका मतलब नहीं है। अगर नहीं है तो फिर कोई अपडेट्स नहीं हो सकती। एरर थ्रो करो कि भाई साहब ये एक्शन परफॉर्म नहीं हो सकता। अगर तो पीओ का स्टेटस है अप्रूव्ड या रिजेक्टेड फिर अपडेट्स हो सकती हैं और फिर उसमें किया जा सकता है, अमेंडमेंट की जा सकती है, सेव किया जा सकती है इंफॉर्मेशन। इसके बाद हमने और भी लॉजिक्स लगानी है, ठीक है। और लॉजिक्स ये हैं, फिर हम ये फील्ड्स चेक करेंगे। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं, टाइप, ठीक है, कैटलॉग आईडी, प्रोडक्ट आईडी, वेरिएंट आईडी। अब वेरिएंट आईडी में हमने और भी मज़ीद अपडेट्स करनी है तो वो मुझे कर लेनी चाहिए।
VBA पे जाने से पहले वो ये करनी है कि जो ही वेरिएंट आईडी मैं चूज़ करूं तो बेसिकली आइटम का नाम SKU UOM यूनिट प्राइस ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाना चाहिए। तो चले वो कर लेते हैं हम, ये मुझे पहले कर लेना चाहिए था, बट एनीवे देर आए दुरुस्त आए। सो आइटम का नाम तो ऑलरेडी है और हमें क्या चाहिए, UOM SKU चाहिए, UOM चाहिए और यूनिट प्राइस परचेज प्राइस चाहिए। ठीक है, ये वैल्यूज हमें चाहिए। सो अभी क्या है, वेरिएंट आईडी हमें कौन कौन से कॉलम देखने हैं, हमें कॉलम सिर्फ नंबर 1 देखना है, बाकी सारे कॉलम हिडन चाहिए। सो अगर नंबर 1 कॉलम देखना है, बाकी सारे हिडन चाहिए, तो 0 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स हो गए टोटल। ठीक है, फॉर्मेट में जाएंगे, 6 कॉलम्स 0 1 2 3 4 5। ओके, यहाँ पे हम इवेंट टैब में जाएंगे, आफ्टर अपडेट इवेंट, कोड ब्लॉक, एरर हैंडलिंग पकड़ लेंगे। अब ये जो फील्ड्स हैं ये अपडेट होंगे ना ऑटोमेटिकली, आइटम नेम, SKU, UOM, यूनिट प्राइस। सो हम कहेंगे me डॉट आइटम नेम डॉट वैल्यू इज इक्वल टू me डॉट वेरिएंट ID डॉट कॉलम। आइटम नेम कौन से कॉलम में है, डेटा टैब में जाते हैं, आइटम नेम है जी 0 1 फर्स्ट कॉलम में है। ठीक है, कॉलम 1। फिर हम लेंगे SKU, me डॉट SKU डॉट वैल्यू इज इक्वल टू me डॉट वेरिएंट ID डॉट कॉलम। SKU सेकंड, यस सेकंड में, थर्ड में UOM है और फोर्थ में परचेज प्राइस है। me डॉट UOM डॉट वैल्यू इज इक्वल टू me डॉट वेरिएंट डॉट कॉलम। थर्ड me डॉट यूनिट प्राइस डॉट वैल्यू इज इक्वल टू me डॉट वेरिएंट ID डॉट कॉलम, फोर्थ कॉलम। ओके, ऑलराइट भाई, काफ़ी दिन के बाद एक्सेस ओपन किया है तो थोड़ा रस्टी हूँ, इसलिए मैं भूल गया था। सो होपफुली इट इज़ अंडरस्टैंडेबल, बट ये ज़रूरी था। ठीक है, सो हमें टाइप, कैटलॉग ID, प्रोडक्ट ID, वेरिएंट ID, सप्लायर, ऑर्डर क्वांटिटी, रिसीव क्वांटिटी, ये फील्ड, सॉरी ऑर्डर क्वांटिटी, ये हमें एम्प्टी नहीं चाहिए। सो हम VBA कोडिंग पे चलते हैं, तो सेव बटन के पीछे, ओके, यहाँ पे इफ इज नल me डॉट टाइप डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू, देन to cmd.beep message box, please choose the PO type from the drop down list. Okay, VB critical information, me.type.set focus। ओके, किया ये है कि ये फील्ड को चेक किया खाली है कि नहीं, अगर खाली है तो मैसेज बॉक्स। अब इसी तरह कैटलॉग ID चेक कर लेते हैं।
एक्चुअली कैटलॉग आईडी चेक करने के बजाय हम चेक करते हैं वेरिएंट आईडी, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ वेरिएंट हमने सेलेक्ट करना है तो हमें ये दो फील्ड तो ऑटोमेटिकली, दो कॉम्बो बॉक्स ऑटोमेटिकली फिल चाहिए। सो वेरिएंट आईडी चेक करते हैं कि ये खाली नहीं होनी चाहिए और सप्लायर आईडी नहीं खाली होनी चाहिए। ठीक है, me dot variant id, okay, please choose the product variant from the drop down list. all right, इसी को हम op l save rusty भाई rusty, okay, all right। अब नेक्स्ट वेरिएंट के बाद हमें क्या चाहिए कि सप्लायर आईडी, ये फील्ड भी खाली नहीं होनी चाहिए। सप्लायर फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट। उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें ऑर्डर क्वांटिटी खाली नहीं चाहिए और टोटल प्राइस खाली नहीं चाहिए। ऑलराइट, me dot order quantity, alright, please provide the order quantity to proceed further। ठीक है, ऑलराइट। जब ऑर्डर क्वांटिटी हम एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली यूनिट प्राइस के साथ कैलकुलेशन होगी और टोटल प्राइस ऑटोमेटिकली ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। सो ये लॉजिक है इसके पीछे। ओके, ऑलराइट। सो अब हमें क्या करना है, ये तो हमने कर लिया। एल्स के बाद हमें कुछ इंफॉर्मेशन फैच करनी, जैसे लोकेशन आईडी फैच करनी, क्रिएटेड ऑन ऑटो पॉपुलेट करना है। तो चले करते हैं। me dot location id dot value is equal to forms main location id dot caption। ठीक है, ये मेन फॉर्म पे ये इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। me dot created on dot value is equal to now। ओके, फिर स्टेटस भी हमें me dot status dot value is equal to PO created। me dot status date dot value is equal to now। ओके, सो ये करने के बाद अगर आपको याद है हमने क्या करना है, यूज़र एक्टिविटी टेबल भी अपडेट करना है। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स गो अहेड एंड अपडेट और यूज़र टेबल। और वो हम कैसे करेंगे, रिकॉर्ड सेट्स का इस्तेमाल करके। रिकॉर्ड सेट्स को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, dim एक्टिविटी एज रिकॉर्ड सेट। ठीक है, अब वेरिएंट क्रिएट कर लिया, सॉरी, और अब हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पूछ रहा है। अच्छा भाई चलो ठीक है, मैंने वेरिएबल क्रिएट कर लिया, अब क्या करूं? तो फिर हम बताएंगे कि सेट एक्टिविटी इक्वल टू करंट db डॉट ओपन रिकॉर्ड सेट। कौन सा रिकॉर्ड सेट? वो टेबल का नाम ही है रिकॉर्ड सेट, यूजर एक्टिविटी, ये रिकॉर्ड सेट है। ठीक है, उसके बाद अब एक्सेस पूछ रहा है। अच्छा भाई चलो जी, मैंने वेरिएबल क्रिएट कर दिया, आपने मुझे बता दिया कि वो वेरिएबल इज इक्वल टू व्हाट। अब नेक्स्ट मैं क्या करूं भाई, सिंपली एक्टिविटी डॉट ऐड न्यू, नया रिकॉर्ड क्रिएट करो। अब हमें एक्सेस पूछ रहे हैं, ठीक है मैं रिकॉर्ड क्रिएट कर देता हूँ, क्या क्रिएट करना है? सो हम उसे ये बताएंगे। ठीक है, सो हम ये कहेंगे मी डॉट,
sorry, not me, activity exclamation mark location id is equal to me dot location id। ठीक है, बेसिकली अब हम ये वन बाय वन करके ये एक एक कॉलम को हम फिलअप करते जाते हैं अपने जो इंफॉर्मेशन है उसके साथ। एक्शन टाइप, सो एक्टिविटी एक्सक्लेमेशन मार्क एक्शन टाइप, एक्शन टाइप क्या है, पीओ क्रिएटेड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रेफरेंस doc, so activity exclamation mark ref doc is equal to me dot name, फिर reference document number activity exclamation mark ref doc num me dot po line id, okay। description activity exclamation mark description, description क्या होगी, user has created new PO, actioned on, actioned on now, actioned by, activity exclamation mark actioned by is equal to forms exclamation mark main form और LBL name। हम दोबारा चेक कर लेते हैं ताकि कोई गलती ना हो। LBL name, LBL location, LBL location ID, so ये गलत हो जाना था, नहीं लोकेशन ID LBL यहाँ पे LBL लोकेशन ID डॉट कैप्शन। ऑलराइट, ये हो गया डॉट कैप्शन। ओके, ये अब उम्मीद करता हूँ आपने समझ गए होंगे आप क्या हुआ क्या किया हमने इधर। एक्टिविटी डॉट अपडेट हमने बेसिकली ये किया है, पहले हमने फॉर्म्स में कुछ लॉजिक्स चेक किए, कंडीशंस चेक किए हैं। अगर वो सारी कंडीशंस फॉल्स हैं तो फिर हमने नया पीओ क्रिएट कर दिया है। अब पीओ क्रिएट करने के बाद हमने सेम टाइम ये जो हमारा यूज़र एक्टिविटी टेबल है इसको भी हमने अपडेट करना है। उसके लिए हमने ये रिकॉर्ड सेट का इस्तेमाल किया जिसमें एक्टिविटी रिकॉर्ड सेट का नाम है और फिर हमने वन बाय वन हर फील्ड की टेबल के हर फील्ड को फिलअप किया है डेटा के साथ। ठीक है, उसके बाद doCMD.save, doCMD.beep, message box, the purchase order has successfully been created. All right, VB information, and if that's it. all right, सेव कर देते हैं। ओके, हमारा पीओ हो गया क्रिएट। अभी काम खत्म नहीं हुआ सर, अभी बहुत काम पड़ा हुआ है। अभी तो हमने अप्रूव की, रिजेक्ट की, प्लेस ऑर्डर की, इन ट्रांजिट की, रिसीव्ड की, बैक ऑर्डर की, ये सब कोडिंग करनी है। अब नेक्स्ट परचेज ऑर्डर क्रिएट करने के बाद परचेज ऑर्डर जाएगा अप्रूवल के लिए। सो आई एम अज्यूमिंग कि कोई मैनेजर होगा, कोई रिस्पॉन्सिबल बंदा होगा जिसने अप्रूव या रिजेक्ट करना है। जो ही परचेज ऑर्डर क्रिएट होगा वो ऑटोमेटिकली मैनेजर के पास जाएगा अप्रूवल के लिए। अब मैनेजर उसको ओपन करेगा, या तो वो परचेज ऑर्डर रिजेक्ट करेगा या फिर वो परचेज ऑर्डर अप्रूव कर देगा। तो
उन दोनों सिचुएशंस के लिए हमने कोडिंग करनी है। इवेंट टैब में जाएंगे, कोड ब्लॉक, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ लॉजिक्स लगेंगी कि पहले तो मैं ये ले लेता हूँ एरर हैंडलिंग का। ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। ओके, सो हम लॉजिक्स ये लगाते हैं, if me dot status dot value is equal to approved, then to cmd dot beep message box the selected PO has already been approved and hence this action cannot be performed. VB critical information. ओके, सो ऑलरेडी अप्रूव है तो फिर डेफिनेटली अप्रूव नहीं होना चाहिए। लेकिन उससे पहले मेरे ख्याल से ये कंडीशन हम लगा लेते हैं कि अगर अप्रूव या रिजेक्टेड नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं होना चाहिए, और अगर अप्रूव है तो फिर ये मैसेज देना चाहिए। अदरवाइज अगर ये दोनों कंडीशंस फॉल्स हैं, एल्स, फिर उसके बाद अप्रूव कर देना चाहिए, ठीक है। मी डॉट स्टेटस डॉट वैल्यू इज इक्वल टू अप्रूव्ड, me dot status date dot value is equal to now, ओके। और उसके बाद क्या होगा कि हमारा जो यूज़र एक्टिविटी टेबल है वो भी अपडेट होगा अकॉर्डिंगली, ओके। उसके लिए फिर जैसा हमने रिकॉर्ड सेट्स का इस्तेमाल किया था, सो dim activity as record set। अब शायद मुझे एक्सप्लेन करने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप होपफुली आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। सो set activity is equal to current db dot open record set, ठीक है। और इसमें आएगा यूज़र एक्टिविटी टेबल का नाम, एक्टिविटी डॉट एड न्यू। सो सबसे पहले आएगा एक्टिविटी एक्सक्लेमेशन मार्क लोकेशन ID इज इक्वल टू फॉर्म्स एक्सक्लेमेशन मार्क मेन एक्सक्लेमेशन मार्क LBL लोकेशन ID डॉट कैप्शन, ठीक है। सो हमने ये वाली फील्ड अपडेट की है। फिर एक्शन टाइप एक्टिविटी एक्सक्लेमेशन मार्क एक्शन टाइप क्या आएगा, PO अप्रूव्ड, यही हो रहा है ना इधर। फिर एक्टिविटी एक्सक्लेमेशन मार्क REFDOC रेफरेंस डॉक्यूमेंट me डॉट नेम, फिर आएगा एक्टिविटी एक्सक्लेमेशन मार्क रेफरेंस DOC नंबर इज इक्वल टू me डॉट PO लाइन ID। फिर आएगा डिस्क्रिप्शन एक्टिविटी एक्सक्लेमेशन मार्क डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू यूजर हैज अप्रूव्ड PO, ओके। एक्शन ऑन एक्टिविटी एक्सक्लेमेशन मार्क एक्शन ऑन इज इक्वल टू नाउ। फिर आएगा एक्शन बाय, ठीक है, एक्शन बाय। तो वो हम मेन फॉर्म से नाम उठाएंगे, फॉर्म्स मेन LBL नेम डॉट कैप्शन।
फिर ये सब होने के बाद एक्टिविटी डॉट अपडेट, ओके। उसके बाद toCMD.beep message box, the purchase order has been approved successfully. All right, VB information. All right, and if ओके यहाँ पे toCMD डॉट सेव ये भी होगा। ओके सो ये हमने कर दिया। ये जनाब हमने अप्रूवल के लिए ये कोडिंग कर दिया। आप आई डोंट नो लॉजिक्स काम करेंगे कि नहीं, वो तो टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा। बहरहाल जो हमें करना चाहिए था कोडिंग वो हमने कर दी है। अब चलते हैं जी हम फॉर्म पे दोबारा, और अब हम देखते हैं कि रिजेक्ट बटन के पीछे कोडिंग करनी है। ऑन क्लिक इवेंट डॉट डॉट डॉट, ओके। और यहाँ पे मैं क्या करना चाहूँगा कि मैं कोड ब्लॉक लेना चाहूँगा एरर हैंडलिंग का। ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, ओके। चले जी, अब यहाँ पे भी सेम कंडीशंस हमने लगानी है। अगर तो ऑलरेडी अप्रूव्ड या रिजेक्टेड नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता। अगर ऑलरेडी रिजेक्टेड है तो फिर the selected PO has already been rejected and hence this action cannot be performed। ठीक है, रिजेक्टेड PO है तो उसको दोबारा रिजेक्ट क्यों करना है भाई, और अगर रिजेक्टेड है तो उसको अप्रूव होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एल्स हम स्टेटस अपडेट करेंगे। अगर तो ये दोनों कंडीशंस फॉल्स हैं फिर हम स्टेटस अपडेट करेंगे me.status.value is equal to rejected, me.statusDate.value is equal to now। और इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, एक और कंडीशन हमने लगानी है ये है if is null me.POLineID.value is equal to true, then toCMD.beep message box, this action cannot be performed as no PO has been selected। ओके यहाँ पे एल्सिफ आएगा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और जो हमने अप्रूव का किया है, अप्रूव की कोडिंग की है, उसके ऊपर भी ये लॉजिक लगाते हैं। ओके, आपको समझ आ रही है? नहीं समझ आ रही तो रिवाइज करके दोबारा चेक करें। ऑलराइट, अब रिजेक्ट के कोड पे आते हैं। तो ऑलरेडी रिजेक्ट हो गया है तो यूज़र एक्टिविटी भी अपडेट होनी चाहिए। इसका मतलब हमें रिकॉर्ड सेट का इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ेगा, दोबारा करना पड़ेगा। डिम एक्टिविटी एज रिकॉर्ड सेट, ठीक है। सेट एक्टिविटी इज इक्वल टू करंट db डॉट ओपन रिकॉर्ड सेट। रिकॉर्ड सेट टेबल का नाम है, ये वाला टेबल है यूज़र एक्टिविटी, क्योंकि इसके अंदर, इस टेबल के अंदर हमने डेटा अपडेट करना है। सबसे पहले वही दोबारा रूटीन, सबसे पहले लोकेशन आईडी। सो मैं क्या कॉपी कर सकता हूँ कि नहीं? चले इस बार कर लेता हूँ कोडिंग, नेक्स्ट में मैं कॉपी कर लूँगा क्योंकि बार बार सेम कोडिंग करनी है। एक्टिविटी एक्सक्लेमेशन मार्क location ID is equal to forms exclamation mark main exclamation mark
lbl location id dot caption. Okay, activity exclamation mark, next field क्या action type, action type is equal to action क्या है, PO rejected, ये action है. फिर activity next field क्या है, reference doc ref doc is equal to me dot name, activity exclamation mark, reference document number ref doc num is equal to me dot po line id. फिर क्या है, डिस्क्रिप्शन आ जाती है, एक्टिविटी एक्सक्लेमेशन मार्क, डिस्क्रिप्शन में क्या है, डिस्क्रिप्शन में है जी यूजर हैज रिजेक्टेड द पीओ. ओके, यही हुआ ना. एक्शनड ऑन, activity exclamation mark actioned on is equal to now, activity exclamation mark actioned by is equal to forms exclamation mark main exclamation mark. यहाँ से हम डेटा उठा रहे हैं तो ये वाली फील्ड है lbl name dot caption, activity dot update. उसके बाद do cmd dot save, do cmd dot beep, message box, the PO has been rejected successfully. Okay, VB information, title message box का information, and if that's it. रिजेक्ट भी हो गया. अभी ऑर्डर कह रहा हूँ, परचेज ऑर्डर करेक्ट, अप्रूव और रिजेक्ट दोनों की हमने कोडिंग कर ली है. अब नेक्स्ट क्या करना है, प्लेस ऑर्डर. अब अगर ऑर्डर प्लेस करने के लिए क्या लॉजिक होनी चाहिए, ऑर्डर प्लेस करने के लिए ऑर्डर अप्रूव्ड होना चाहिए. ठीक है, सो अगर लॉजिक ये लगेगी कि अगर स्टेटस अप्रूव्ड नहीं है, उसके अलावा कोई भी है, तो ये एक्शन परफॉर्म नहीं होना चाहिए. ठीक है, सो ऑर्डर प्लेस तभी होगा अगर स्टेटस सिर्फ और सिर्फ अप्रूव्ड होगा, उसके अलावा नहीं. अगर रिजेक्टेड है तो ऑर्डर प्लेस नहीं होना चाहिए, इन ट्रांजिट है तो फिर भी नहीं होना चाहिए, रिसीव्ड है तो फिर भी नहीं होना चाहिए, बैक ऑर्डर है तो फिर भी नहीं होना चाहिए. लॉजिक ये है कि अगर ऑर्डर अप्रूव्ड है तो तब ही होना चाहिए ऑर्डर प्लेस. ठीक है, ओके. सो चले इसके पीछे हम कोडिंग करते हैं. आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही? मेरे साथ हैं अभी तक के छोड़ गए वीडियो ऑलरेडी. बट लेट्स सी, मैं कर देता हूँ कोडिंग. चलो कोई ना कोई तो पूरी वीडियो देखता ही होगा. रिज्यूम नेक्स्ट. ओके जी, ऑलराइट. सो पहली लॉजिक है if is null me dot po line id dot value is equal to true. सबसे पहले रिकॉर्ड तो सेलेक्ट करो भाई, फिर अप्रूव, फिर ऑर्डर प्लेस करना. do cmd dot beep message box, this action cannot be performed as no po has been selected. Okay, so we be critical, title है information. All right, else if me dot status dot value is equal to, sorry, not is equal to, is not approved, then is not approved, then also do cmd dot beep message box, this action cannot be performed. Okay,
then VB critical information. But if the status is approved, then what? फिर भी ये भी तो कंडीशन हो सकती है ना, is equal to approved, then what? Then this action cannot be performed as the PO has already been marked approved. समझ आ रही है ना? ओके अगर तो ये सब फॉल्स है तो फिर गो हेड प्लेस द ऑर्डर. सो else if else me dot status dot value is equal to थोड़ा सा मुझे एक गलती नजर आई है और ये यहाँ पे ऑर्डर प्लेस्ड स्टेटस रखें या ऑर्डर्ड ऑन ऑर्डर या ऑन ऑर्डर स्टॉक ऑन ऑर्डर, इन शॉर्ट SOO स्टॉक ऑन ऑर्डर, आप याद रखिएगा. ठीक है, तो अगर तो स्टेटस ऑलरेडी स्टॉक ऑन ऑर्डर है तो फिर दिस एक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड एज the order has already been placed. Okay, all right. SOO stock on order me dot status date dot value is equal to now. उसके बाद वही सारा प्रोसेस है. ये क्या मैं कॉपी कर सकता हूँ? आई एम श्योर मैं कॉपी कर सकता हूँ. सॉरी गाइस अगर आपको ये लगता है कि मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ. सेम है जो मैंने 2 बार रिपीट किया है प्रोसेस. ठीक है, बस थोड़ी बहुत चेंजेस होंगी, जैसे कि हियर ओके PO ऑर्डर प्लेस्ड ये चेंज होगा. बाकी ये यूजर हैज प्लेस्ड द परचेज ऑर्डर. ओके एंड दैट्स इट. रिमेनिंग एवरीथिंग विल बी सेम. बस यहाँ पे टिम एक्टिविटी एज रिकॉर्ड सेट, दैट्स इट. उसके बाद do cmd.save, do cmd.beep, message box, the order has successfully been placed to the supplier. VB information. आई नो मैंने यहाँ पे शॉर्टकट मारा है, कॉपी पेस्ट किया है, लेकिन ट्रस्ट मी अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं तो आई एम श्योर आपको ऑलरेडी पता होगा ये कोड कैसे करते हैं. अगर आपने मेरी वीडियो ये वाली नहीं देखी रिकॉर्ड सेट वाली, तो आप मेरे ख्याल से वीडियो नंबर 7, 8, 9 इनमें मैंने रिकॉर्ड सेट को एक्सप्लेन किया हुआ है प्रॉपरली इस सीरीज़ में. सो आप वो जाके वीडियो देखें और आपको आइडिया हो जाएगा. ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये इससे कॉपी पेस्ट करने से थोड़ा सा टाइम बच जाता है और ये एक ही चीज़ दोबारा रिपीट हो रही है तो सही बात नहीं है ये. ठीक है, ऑलराइट. इधर एक छोटा सा मसला मुझे नज़र आ रहा है. नहीं, सब सही है. लेट्स सी, मैं टेस्ट करूँगा उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो निकलेगा. अच्छा जी, इन ट्रांजिट. अभी इन ट्रांजिट करना है हमने इसको, और फिर रिसीव्ड और फिर बैक ऑर्डर. क्या कहते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैं
कवर कर लूँ इन ट्रांजिट का, रिसीव्ड का और बैक ऑर्डर का, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। मैं नहीं चाहता कि बहुत लंबी वीडियो हो, लेकिन यहाँ तक आपने देख लिया है तो थैंक यू। मैं अगली वीडियो में इन ट्रांजिट, रिसीव्ड और बैक ऑर्डर का एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा और हम डीप जाएंगे इन ट्रांजिट का और रिसीव्ड का और बैक ऑर्डर का। ओके, सो अभी आज की वीडियो यहाँ तक ही रोकते हैं और आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली, इंशाल्लाह जल्दी आएगी वीडियो। अगर आपने अभी तक वीडियो देखी है तो थैंक यू सो मच, और वेट करें नेक्स्ट वीडियो का, जल्दी आएगी डेफिनेटली, इसका कंटिन्यूशन आएगी इसकी। और उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा हो। अगर नहीं भी सीखा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल का आइकॉन भी हिट कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड कर दूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।